नमस्कार दोस्तों, अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की एक बैठक होना था जो कि लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसी बैठक के एक दिन पहले ट्रंप चचा और इसकी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा कई प्रकार की धमकियां दी गई थी रशिया को। क्या कहा था? अगर इस बैठक का कोई अर्थ नहीं निकला, रशिया के व्लादिमीर पुतिन अगर हमारी बातों पर खरे नहीं उतरे और रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका तो अंजाम बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। और यह अंजाम केवल रशिया को नहीं भुगतना पड़ेगा, इसके साथ साथ भारत को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहने के बाद भी वो रशिया से लगातार तेल लिए जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ट्रंप चचा अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं आया कि पूरी दुनिया चाहे तुम्हारे सामने झुकती हो, पर 3 देश ऐसे हैं जो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। उसमें से सबसे पहला आता है रशिया, फिर आता है चाइना और तीसरा आता है हमारा देश भारत, जो कि इसके सामने झुकने को रेडी नहीं है। अच्छा, जरा सुनिए, दूसरी धमकी ये दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं निकला तो दूसरी मीटिंग नहीं होगी, अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहना। जबकि दूसरी मीटिंग होने जा रही है अलास्का के बाद मॉस्को के अंदर। अब देखो जरा पलटू चाचा को। और तीसरी बात आज के इस वीडियो में सबसे अहम है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस भूमि पर अभी ये मीटिंग हुई थी अलास्का के अंदर, वो वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, पर एक समय वो रशिया का क्षेत्र हुआ करता था, वो रशिया की जमीन हुआ करती थी। और आज भी रशिया के अंदर कई प्रकार के गाने चलते हैं। उस गाने में ये लाइन आती है कि एक दिन जरूर आएगा कि पुतिन अलास्का को वापस रशिया का हिस्सा बनाकर रहेगा। तो इस अलास्का की स्टोरी को भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम इस मीटिंग को जान लेते हैं। यूक्रेन क्या बोल रहा है, रशिया क्या बोल रहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है, भारत क्या बोल रहा है, और फिर चलेंगे हम अलास्का की तरफ। यहां पर देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में 3 घंटे की बैठक हुई थी। और 3 घंटे की बैठक में किसी मीडिया को अलाउ नहीं किया, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर यह मीटिंग होनी थी। 50 प्रकार के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें से रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर भी वार्ता हुई, पर इस पर पुतिन ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। 3 घंटे के बाद भी कोई डील नहीं हुई। और जब ये बाहर आए ना, तो जितने भी मीडिया वाले लोग थे उन्होंने इनसे सवाल किए, तो उन सवालों का इन दोनों ने ही जवाब नहीं दिया। और इनको जो भी बोलना था वो 12 मिनट के अंदर इन्होंने बोला और वहां से निकल लिए। उसमें से एक बात ट्रंप ने कही थी कि मुझे लगता है कि पुतिन इस युद्ध को रोकने के लिए इंटरेस्टेड है, पर अभी के लिए वो सहमत नहीं है। और उस तरफ की अगर हम बात करें पुतिन की, तो पुतिन ने बोला कि अगर ट्रंप 2022 में ही होते तो शायद ये युद्ध ही नहीं हो रहा होता। तो इस प्रकार के बयान जो है इनके द्वारा दिए गए। और अगली मीटिंग जो है अलास्का के बाद कहाँ रखी गई है? मॉस्को के अंदर, जो कि वर्तमान में रशिया के अंदर ही आता है। रशिया के क्षेत्र के अंदर मीटिंग होना है। अब आप देखिए, अमेरिका ने बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस समय किया था। रेड कारपेट तो बिछाया ही सही, पर B-2 बॉम्बर से स्वागत किया है। किसका? पुतिन का स्वागत किया गया था। और इसी हिसाब से 2025 की सबसे बड़ी बैठक इसको बोला जा रहा है। ये बात भी जरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 2 देशों के बड़े बड़े लीडर यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए ये 2025 की सबसे बड़ी बैठक के तौर पर बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो 3 घंटे में बातचीत हुई है, उसमें से केवल कुछ ही पॉइंट अभी तक निकल के आए हैं। 12 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ही नेताओं ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बस ये कहा कि जो भी बैठक हुई है वो सकारात्मक रही है ना। ट्रंप की धमकियां भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बात इसने बोली थी और कैसे यह पलट चुका है। दूसरी बात क्या बोली है कि अंतिम समझौता किसी प्रकार का नहीं हुआ है। साथ ही पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन युद्ध को खत्म करना है तो इससे पहले इसकी असल वजह को खत्म करना होगा। और असल वजह खत्म करने से पहले आपको इसकी जड़ों तक जाना होगा कि आखिरकार युद्ध शुरू क्यों हुआ था। दरअसल 2022 के अंदर यूक्रेन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि हम अब नाटो के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी रशिया को। रशिया ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और रशिया कभी भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। और उसके पीछे की वजह यह है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो ये सारे पश्चिमी देश और अमेरिका कहां तक चले आएंगे? यूक्रेन तक चले आएंगे। और ये जैसे यहां तक आए तो इससे रशिया की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। और इस खतरे का एक सीधा सा एग्जाम्पल आपके सामने है तिब्बत।
आप सभी जानते हैं कि 1950 से पहले तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, पर 1950-51 पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया और आज वो कहाँ आकर बैठा है, हमारे सिर से लेकर हमारे इस हाथ तक आकर बैठा है, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे साथ में सीमा साझा कर रहा है, जबकि इस देश की किसी प्रकार से सीमा नहीं लगती थी। आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा है और इस खतरे को पहले से ही भांप चुका है रशिया, जिसको लेकर ये पहले से ही बम फोड़ना वहां पर शुरू कर दिया था यूक्रेन के अंदर। अब इस बात पर यूक्रेन का जवाब आप जरा सुनिए। यूक्रेन हर बार इस बात को बोलते आया है कि जब हम यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे, टूटा और 15 देश जब बने थे तो हमारा देश भी बना, पर उसके बाद से ही लगातार रशिया इस बात को बोलते आया है कि यूक्रेन कभी अलग देश था ही नहीं, वो तो रशिया का क्षेत्र है और आज नहीं तो कल उसे रशिया में मिलना होगा। और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि ये यूक्रेन जो है किसके साथ मिले, रशिया के साथ मिले, इसलिए हमें नाटो देश की सदस्यता लेनी होगी और इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कौन, पुतिन। तो इसी बात को लेकर लगातार लड़ाई है और एक बार ऐसे 2014 के अंदर भी एक देश ने किया था जिसके ऊपर भी रशिया ने कब्जा कर लिया था, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुतिन ने कहा है कि अगर 2022 के अंदर ट्रंप की सरकार होती तो शायद इस युद्ध की कभी शुरुआत ही नहीं होती, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले ही ट्रंप चचा इस बात को कवर कर लेते। और जैसे ही ट्रंप की यहाँ पर तारीफ कर दी गई, ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने बाइडेन के ऊपर भी वार कर दिया। क्या कहा कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध तो बाइडेन का युद्ध है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आगे जरा देखिए, जैसे ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन वापस रशिया के लिए जब रवाना हुए तो उन्हें हवाई सुरक्षा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने F-22 फाइटर जेट को भी भेजा था। और ऐसा आप सभी जानते हैं कि जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, इजराइल के दौरे पर गए थे, ईरान के दौरे पर गए थे, उस समय भी उन्हें हवाई सुरक्षा दी गई थी। तो ऐसे कई सारे देश के लीडर को ऐसी सुरक्षाएं दी जाती है। और अगर आप F-22 से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके फीचर्स भी आपको बता दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पे भी आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी रखा था कि जितने भी कैदी अभी तक जेल में बंद हैं उन सबको भी रिहा किया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान ऐसे कई सारे कैदी रहे होंगे जो सैनिक हैं। यूक्रेन के द्वारा रशिया के सैनिकों को बंदी बनाया गया होगा और रशिया के द्वारा यूक्रेन के सैनिकों को बंदी बनाया होगा, उन्हें भी छोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। पर अगली सबमिट जब कहाँ पर आयोजित होगी, मॉस्को के अंदर, तो शायद इसके ऊपर खुलकर किसी प्रकार की बात सामने आ सके। और इसके साथ ही मैं याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत भारी चेतावनी दी थी कि गंभीर जो है आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे अगर हमारी बात को लेकर आप राजी नहीं हुए तो, क्योंकि इसके बाद हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं करने वाले हैं। इस बात को लेकर भी यहाँ पर बात हुई थी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के आपको बताने वाली हूँ कि अलास्का, जो कि एक समय रशिया की भूमि हुआ करती थी, आज किस प्रकार से वो अमेरिका की भूमि है। इसके साथ एक लाइन पे जरा गौर कीजिएगा, क्या कहा है, मैं पुतिन के साथ बैठक में समझूंगा कि हालात क्या है। पहली बैठक में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दूसरी बैठक किसी हालत में नहीं होने वाली है। और ये बैठक और ये युद्ध जो है मेरा युद्ध नहीं है, ये तो बाइडेन का युद्ध है, इस बात को कहा गया। और इसके साथ क्या कहा, जैसे मैंने पिछले 6 महीने में 5 युद्धों को खत्म किया, वैसे मैं एक और युद्ध खत्म करूंगा और गर्व महसूस करूंगा। आपको गर्व महसूस नहीं करना है, आपको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार लेना है, इसलिए आप सभी देशों की लड़ाइयों को रोकने में लगे हुए हैं। इस बात को भी जरा सुन लीजिएगा। इसके साथ ही जरा आने वाले हैं अलास्का के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अलास्का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी सीधी सीमा साझा होती है कनाडा के साथ में, और इसके साथ में यहाँ पर आता है अमेरिका। इधर की हम बात करें तो ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये है रशिया का, और यहाँ पर एक बीच में एक खाड़ी पड़ती है, यानी कि अलास्का और रशिया की दूरी कितनी है, केवल 88 किलोमीटर की दूरी है, बहुत पास का क्षेत्र है। अलास्का जो एक समय में रशिया का क्षेत्र हुआ करता था, आज से 158 साल पहले, पर एक समझौता हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में 30 मार्च 1867 के बीच में, और इसी समझौते के चलते रशिया ने लिए थे 45 करोड़, और 45 करोड़ में इतनी बड़ी भूमि, कितनी बड़ी भूमि,
आज जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के 5 गुना बड़ी भूमि सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ में रशिया ने किसको दे दी? अमेरिका को दे दी। और वो उस समय का ऐसा इलाका हुआ करता था जो रशिया का स्वर्ग कहलाता था। आप जरा सोचिए कि वो वाला क्षेत्र 45 करोड़ में कैसा चला गया, ये भी आज सोचने वाली बात है। और ये जो अलास्का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये अलास्का क्या कहलाता है? ये रशिया का स्वर्ग कहलाता है। और स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहलाता है, उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ से कई ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम निकलता है, तेल निकलता है, तांबा निकलता है और सोना निकलता है। और आज अमेरिका यहाँ से वो सारी वस्तुएं निकाल रहा है, जिस बात को लेकर रशिया में कई बार हंगामे हो चुके हैं और रशिया में कई प्रकार के गाने बन चुके हैं। और ये एक नया प्रकार का गाना भी अभी कुछ समय पहले आया था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि पुतिन हमारे अलास्का को वापस लेके रहेगा। जिस प्रकार से एक समझौते के दौरान हमारा कच्छातीवु द्वीप श्रीलंका के पास में चला गया, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 5 जल समझौते किए थे और क्या बोला था कि मछुआरे यहाँ पर जाते हैं और बार बार लड़ाई होती है, तो एक काम करो, ये क्षेत्र किसको दे दो? ये क्षेत्र तो दे दो श्रीलंका को। तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र को दान कर दिया था। किसको? 45 करोड़ में क्या इतनी बड़ी भूमि आती है क्या? आज के एक बिल्डिंग नहीं आती है 45 करोड़ में। 45 करोड़ में इतना बड़ा क्षेत्र जो है किसको दे दिया। अब आप देखिए, यहाँ से केवल रशिया तक जाने के लिए 88 किलोमीटर का क्षेत्र है, 88 किलोमीटर दूरी है। और यही वाले क्षेत्र में रशिया के परमाणु रखे हुए हैं, रशिया के कई प्रकार के मिलिट्री बेस यहाँ पर बने हुए हैं, एयरफोर्स के बेस बने हुए हैं, हवाई अड्डे भी यहाँ पर कई प्रकार के हैं। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र यहां से लगता है, किसके साथ? रशिया के साथ में यहां पर लगता है। बस 45 करोड़ में सारी के सारे क्षेत्र चले गए। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 17,17,856 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार रशिया ने उस समय अमेरिका को ये सारा क्षेत्र क्यों बेच दिया? तो उस समय की जो सरकार हुआ करती थी, उन्हें लगता था ब्रिटेन से डर, उन्हें लगता था आज नहीं तो कल ब्रिटेन यहाँ पर कब्जा कर लेगा और ये कब्जा करे इससे पहले क्या करो, इस जमीन का जो है सौदा कर दो, उससे क्या बेच दो? अमेरिका को बेच दो। तो आप जरा सोचिए, क्या व्लादिमीर पुतिन इसे अमेरिका से लेने में कभी सक्सेस हो पाएंगे या नहीं? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। दूसरा, जेलेंस्की के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है कि अगर आप ये बात बोलोगे कि हम जमीन को वापस लौटा दें, क्योंकि यहाँ पर आप जरा जमीन पर नजर डालिए, जिस बात को मैंने बोला है कि वो लौटाने की बात कर रहे हैं, इस बात पर नजर डालिए। क्या कहा गया था ट्रम्प के द्वारा अभी कुछ समय पहले? जिन हिस्सों पर यूक्रेन की जो जमीन है उसके ऊपर अगर रशिया ने कब्जा किया है तो रशिया उसे वापस यूक्रेन को लौटा दे, और यूक्रेन ने जिस एरिया पर जो रशिया का एरिया है उसके ऊपर कब्जा किया है तो वो वापस उसको लौटा दे। और इसको लौटाने के बिल्कुल भी रेडी नहीं है रशिया। और दूसरा, जो रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन पर अपना कब्जा चाहता है, इसके लिए यूक्रेन का जेलेंस्की यहाँ पर रेडी नहीं है। आप जरा देखिए, आपको जो स्थान दिख रहा है ना, लुहानस्क, जोपोरिजिया, खेरासन, ये डोनेट्स्क, ये सारे इलाके किसके कब्जे में है? ये सारे इलाके हैं रशिया के कब्जे में, जो कि एक समय यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। और यूक्रेन ने कुर्स्क, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रशिया का क्षेत्र है जहां पर S-500 को तैनात किया गया है। S-500 आप सही सुन रहे हैं, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। उसी जगह पर यूक्रेन ने अभी कब्जा कर रखा है, जो कि अदला बदली के रेडी नहीं है। और इसी प्रकार की यूक्रेन के जैसे ही हरकत एक समय में क्रीमिया ने करी थी, जो कि 2014 के अंदर जो है क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। किसने? रशिया के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो अब जरा आप बताइए, क्या जमीन की अदला बदली इन्हें कर लेनी चाहिए? क्या वापस में ऐसा किसी प्रकार का समझौता करना चाहिए और इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से रोकना चाहिए? क्योंकि युद्ध को रोकने के लिए अगर अब सबसे ज्यादा एक्टिव कोई व्यक्ति है तो वो है ट्रंप चचा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है ना, केवल और केवल नोबेल पुरस्कार के लिए सारी पंचायती की जा रही है। पहले भी बोल दिया हमने, ये युद्ध रुकवाए वो रुकवाए। तो इस बात को लेकर ये वाला युद्ध भी अगर रुक गया तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो केवल डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए, 12 फरवरी 2025 को बातचीत हुई, 19 मई 2025 को बात हुई, 4 जून 2025 को बात हुई, और अभी की अगर बात करें फरवरी 2025 में तो बात की गई थी 90 मिनट तक। किसके साथ में? व्लादिमीर पुतिन के साथ में ट्रंप ने बात करी। सऊदी अरब के अंदर भी रशिया के द्वारा जो है बातचीत की गई थी, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, जेलेंस्की तो एक टाइप का क्या है, तानाशाह है ना, वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहता है। दूसरा, मई 2025 में बात करी थी तो उस समय भी शांति करने के लिए बात की, और अभी 2025 के अगस्त में जब बात की गई तो उसके पीछे का रीजन भी
सिर्फ और सिर्फ नोबेल ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप इस पूरे युद्ध के कार्यक्रम को जानने के बाद में क्या सोचते हैं, अलास्का के बारे में आप क्या सोचते हैं, F-22 के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर से लिखिएगा। और सभी प्रकार की जानकारी समझने के बाद आप कौन से नतीजे पर पहुंचे हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोनों देशों के युद्ध स्थिति को सुनने के बाद में अगर गुस्सा आ गया है, आक्रोश आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप भड़ास निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप ही के लिए खुला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।